आर्टिकल 52 से इसकी शुरुआत होती है। संघ की कार्यपालिका, ठीक है। यस सर। कार्यपालिका मतलब समझ ही रहे हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका मतलब कार्यपालन करना है, जो कार्य को क्रियान्वित करते हैं, विधि को लागू करते हैं, धरातल पर जो है कार्य करते हैं, वो कार्यपालिका है, ठीक है। और इसमें जो है राजपथ से लेकर के एकदम निचले पायदान तक के जो है कर्मचारी आते हैं। लेकिन हम लोग संघ की कार्यपालिका पढ़ रहे हैं, इसमें राज्य की कार्यपालिका नहीं है, वो बाद में पढ़ा जाएगा जब एक संघ का समाप्त हो जाएगा टॉपिक। फिर इसी तरीके से 152 से 237 तक आपका राज्य रखा है। यहाँ पर संघ की सारी बातें पढ़ेंगे, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। उसी तरीके से भाग 6 में जो है राज्य पर आएंगे, राज्य की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो कार्यपालिका का प्रमुख जो है राष्ट्रपति होता है। तो हम लोग जो है शुरुआत करते हैं राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन। ठीक है, लिखिए राष्ट्रपति, ये लिख लीजिए हिंदी बातें। आर्टिकल 52 सर 54 तक हो गया था, 54 का आप बता रहे थे सर। चलिए, लिखना नहीं है ना। 55 चलिए जो है 50 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में नहीं होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार अपने अधीनस्थ अधिकारियों स्वयं या अपने अधीनस्थ के अनुसार करेगा। मतलब इस आर्टिकल के अनुसार जो है राष्ट्रपति जो है व्यवहारिक शासक हो सकता है। इस आर्टिकल के अनुसार मतलब स्वयं करेगा, स्वयं शब्दावली दे दी गई, ठीक है। अब आगे और आर्टिकल की बात छोड़ दीजिए, जहाँ तक इस आर्टिकल की बात है, इसके अनुसार राष्ट्रपति जो है वास्तविक शासक हो सकता है, क्योंकि स्वयं शब्दावली दे दी गई है, स्वयं या अपने अधीनस्थ के अनुसार उसकी इच्छा वो स्वयं कर सकता है शासन जो है। इसके बाद आर्टिकल 54 जो है निर्वाचन जो है अप्रत्यक्ष ढंग से होता है, ठीक है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन, ये ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट पब्लिक इसे नहीं चुनती है जो है। और एक है निर्वाचन शब्दावली पर टिक कर लीजिएगा। जैसे प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं होता है, ये क्वेश्चन आया भी है जो है। प्रधानमंत्री का होता है नियुक्ति, मनोनीत निर्वाचन जो है। तो प्रधानमंत्री मनोनीत नहीं किया जाता है, ना निर्वाचन उसका होता है, वो नियुक्त होता है, ठीक है। संघ की कार्यपालिका शक्ति नहीं, राष्ट्रपति को एक आर्टिकल है, राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। फिर बाद में आर्टिकल है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, वो नियुक्त होता है, ठीक है। मनोनीत नहीं होता है, ना ही निर्वाचित होता है। आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए से IAS में कहीं आया है। लेकिन राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित होता है। इसके निर्वाचन के लिए एक जो है इलेक्टोरल कॉलेज होता है, जो है निर्वाचक मंडल होता है, और उस निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित सम्मिलित होते हैं। नंबर 1 संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, और नंबर 2 राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। दिल्ली और पांडिचेरी, हाँ, दिल्ली और पांडिचेरी मतलब वहाँ पर विधानसभाएं हैं संघ शासित क्षेत्र में जो है, दिल्ली और पांडिचेरी में, तो वहाँ की भी जो है विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें सम्मिलित होते हैं। अब देखिए, तो इसमें निर्वाचित ध्यान रखिएगा, मतलब निर्वाचित सदस्य, और ये ध्यान रखिएगा कि विधान परिषद के सदस्य इसमें इंक्लूड नहीं है, केवल विधान मतलब संघ लेवल पर तो दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन उसमें भी जो है लोकसभा या राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, लोकसभा में अब तो मनोनीत सदस्य होंगे नहीं, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन केवल के मनोनीत जो है वो भी समाप्त कर दिया गया है। तो राज्यसभा में केवल मनोनीत सदस्य हैं, 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा में जो ख्यातिलब्ध इमीडिएट
पर्सनालिटी होती है उनको राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है, वो मनोनीत होते हैं, नियुक्त तो नहीं होते। इसी तरीके से विधानसभा में भी जो है मनोनीत एक आंग्लो भारतीय सदस्य होते थे, अब नहीं रह गए, लेकिन विधान परिषद में जो है 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा जो है मनोनीत किए जाते हैं, जैसे राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। ठीक, अब निर्वाचन की रीत आर्टिकल जो है 55 है। निर्वाचन प्रक्रिया ये समझने की चीज है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए कि निर्वाचन प्रक्रिया राष्ट्रपति की बहुत जटिल होती है। ठीक, और इनकी निर्वाचन प्रक्रिया का नाम है जो है एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। पहला है जो है आर्टिकल 55 में ये शब्दावली दी गई है, विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के मापन में एकरूपता होगी। इसका मतलब क्या है? देखिए, जैसे आपने जो है लोकसभा में 545 और विधानसभा में कितनी मेंबर है? 245। तो ये नहीं कि एक मेंबर का जो है एक वोट गिना जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जैसे हम लोग प्रत्यक्ष निर्वाचन करते हैं तो एक वोट देते हैं, वो एक वोट गिन लिया जाता है जो है, लेकिन इसमें जो है वोटिंग वैल्यू निकाले जाते हैं, मत वैल्यू जो है, ठीक है। ये मतलब एक वोट अगर जो है आपने दिया या लोकसभा सदस्य ने दिया तो उसकी गणना एक नहीं होती है, कुछ दूसरा ही इस पर पॉइंट दिया जाता है। मतलब एक वोट पर जो है इसके कितना पॉइंट दिया जाएगा। तो मान लीजिए किसी को 5 वोट मिला, 5 वोट मिला सांसदों का जो है, और एक सांसद का मतलब जान लीजिए मान लीजिए 0.7 है, तो इसकी काउंटिंग कितनी हो जाएगी? 5 × 7, इसे 35 पॉइंट मिला, ठीक है। तो ये पॉइंट रूप में होता है, ये नहीं कि जो है इसको जो है 5 वोट मिला जो है 5 नंबर डाले वोट जो है 1 नहीं काउंट किया जाता है, इसकी वैल्यू निकाली जाती है फार्मूले से। मतलब एक मेंबर की कितनी वैल्यू दी जाएगी जो है, तो जितना वोट मिला रहता है उसमें जो है मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल ली जाती है टोटल। ठीक, तो ये शब्दावली है विविध राज्यों के प्रतिनिधित्व के मापन में एकरूपता होगी। तो कैसे मापन किया जाता है? एक विधानसभा सदस्य का मत मूल्य वोट वैल्यू, राज्य की कुल जनसंख्या, अपान विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। निर्वाचित सदस्य ही मतदान करेंगे ना, इसलिए यहाँ निर्वाचित शब्दावली की जा रही है, निर्वाचित सदस्यों की संख्या। देखिए, मान लीजिए विधानसभा में अपने यहाँ यूपी में जो है 400 मेंबर हैं, मान लीजिए 400 मेंबर, ठीक है। तो कितनी जनसंख्या पर जो है 400 मेंबर है, तो मान लीजिए जो है 20 करोड़ है, 20 करोड़ जनसंख्या है। तो 20 करोड़ की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व तो कितने कर रहे हैं? 400 मेंबर है, 400 मेंबर। तो एक मेंबर कितनी जनसंख्या पर हुआ है? भाग देने पर पता चल जाएगा कि नहीं है? भाग देने पर पता चल जाएगा।
तो उतना मत मूल्य हो गया, ठीक है। एक जो है विधानसभा सदस्य का या एक एमएलए का उतना मत मूल्य हुआ कि नहीं, जितनी जनसंख्या का वो प्रतिनिधित्व कर रहा है। 400 जो है मेंबर जो है पूरी जनसंख्या का प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ना, तो एक मेंबर कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो है इससे भाग देने पर मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ जितना निकलता है उसको जो है 1000 से और भाग देंगे कि आगे कैलकुलेशन करने में, नहीं तो ये संख्या बहुत बड़ी आ जाएगी, ठीक है। 20 करोड़ से जो है 20 करोड़ का 400 में भाग देंगे जो है तो ये संख्या बहुत बड़ी निकलेगी, तो सब में जो है सबके वोटिंग में जो है सबका जितना वैल्यू प्राप्त है उसको और छोटा, मतलब कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए जो है 1000 से भाग देंगे, तो कोई इफेक्ट तो पड़ा नहीं, रेशियो वही रहा जो है वैल्यू का, ठीक है। तो यही सारे प्रांतों में निकाला जाता है। अगर ये यूपी है तो यूपी राज्य की कुल जनसंख्या अपान विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, और इसको जो है छोटा बनाने के लिए, कैलकुलेशन आसान करने के लिए 1000 से आप भाग दे दीजिए जो है। अब ये नहीं मतलब है कि 1000 से 2000 से भी भाग दे सकते थे, 100 से भी भाग दे सकते थे, 500 से भी भाग दे सकते थे, लेकिन नियम में जो है चयनित कर लिया गया 1000 से भाग दीजिए, वो आसान रहता है, 0-0 कट जाता है, ठीक। अब मध्य प्रदेश के एक सदस्य का मत मूल्य कितना होगा, मध्य प्रदेश राज्य की जनसंख्या अपान मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्यों की संख्या जो है, ठीक है। इसी प्रकार से हर स्टेट का मतलब एक विधायक का मत मूल्य जो है ये लगभग सभी प्रांतों में एक ही आता है जो है, लगभग, लेकिन कुछ डिफर भी हो सकते हैं, ठीक, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन लगभग एक ही आता है। सर ये जो जनसंख्या की बात है तो 2011 का जब लेते हैं नहीं, अभी बताया जाएगा, ठीक है। तो ये एमएलए का मत मूल्य आया, यूपी के एक एमएलए का मत मूल्य एमपी में निकालेंगे, इसी तरीके से जो है बिहार महाराष्ट्र सारे जो है विधानसभाओं का इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे जो है। और ये मान लीजिए 5.4 है तो इसको 5 ही रखने देंगे, हैं या 5.4 लेंगे, लेकिन ये 5.6 आ रहा है, 6 से 1 आ रहा है वो है, तो जैसे सरल गणित में आप लोग पढ़े होंगे इसको 6 मान दिया जाता है, ठीक है। आधे से अधिक में तो 1 मान दिया जाता है। तो मापन में विविध राज्यों के प्रतिनिधित्व के मापन में एक रूपता होगी। एक रूपता क्यों हो गया, एक रूपता इससे आ रही है कि यही फार्मूला जो है सारी स्टेट में लागू किया जाएगा, यही एक फार्मूला, इसलिए जो माप किया जा रहा है वो है विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल्य जो है वो सारे ही स्टेट में इसी एक फार्मूले से कैलकुलेट किया जाएगा, इसलिए प्रतिनिधित्व के मापन में एक रूपता रहेगी। समझ में आया। और दूसरा है सभी राज्यों के विधानसभा सदस्यों के मत मूल्य एवं संसद सदस्यों के मत मूल्य में समानता होगी। संसद सदस्यों के मत मूल्य में समानता होगी। ये 2 ही आर्टिकल आपके प्रश्न में जो है। अब ये तो आ गया जो है विधानसभा सदस्यों का, तो ऐसे देश भर में जितने भी सदस्य हैं जो है सबका मत मूल्य जो है निकाल करके, ठीक है, ये एक सदस्य का मत मूल्य निकल गया कि नहीं यूपी के। अब 400 का निकालना है जो है, मतलब यूपी के जितने भी मेंबर हैं उनका टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 400 से पूरा कर देंगे, क्योंकि ये एक सदस्य का निकला है ना मत मूल्य है, तो 400 का जो है 400 से पूरा कर देंगे, तो सारे उत्तर प्रदेश के जो है विधायकों का वोटिंग वैल्यू मत मूल्य जो है निकल आएगा कि नहीं है। अब चलिए हम बिहार में जाते हैं, तो बिहार में भी जो आया है उससे उनकी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के जितने मेंबर हैं उससे पूरा कर देंगे, तो बिहार की आ गई कि नहीं वैल्यू। तो अब संघ का निकालने के लिए, संसद का निकालने के लिए ये सारे स्टेट
की जो है मत मूल्य जोड़ लिया जाता है। संघ में सारे देश शामिल है ना, सारी विधानसभाएं शामिल हैं जो है, तो उनका जो है सारी विधानसभाओं के सदस्यों का कुल मत मूल्य जो है विधानसभा सदस्यों का कुल मत मूल्य, संसद के एक सदस्य का मत मूल्य, संसद के एक सदस्य का मत मूल्य, समस्त विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य का कुल मत मूल्य अपान संसद के निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य, संसद के निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य, निर्वाचित सदस्यों की संख्या, ठीक। जैसे विधानसभा सदस्यों का मत मूल्य टोटल देश में निकल गया ना, हर प्रांत में तो निकल गया अलग अलग है। जैसे यूपी के एक सदस्य का ये मत मूल्य निकला कि नहीं, तो यूपी के कुल कितने सदस्यों का, जितने सदस्य हैं सबका मत मूल्य तो 400 से गुणा कर देंगे, तो यूपी के जितने मेंबर हैं सबका मत मूल्य आपके पास मालूम हो गया कि नहीं है। ऐसे हर स्टेट के विधानसभा सदस्यों का मत मूल्य मालूम हो गया कि नहीं, जितना देश भर में जो है विधानसभा मेंबर हैं लोग है, तो सबको जोड़ लेंगे, सबका मत मूल्य जोड़ लेंगे जो है। और उसमें देखिए ये सारी विधानसभाओं का मत मूल्य है, तो इतना ही मत मूल्य संसद के सदस्यों को भी दिया गया है, ठीक है। तो यही शब्दावली लिखी है, सभी राज्यों के विधानसभा के सदस्यों का मत मूल्य और संसद के सदस्यों के मत मूल्य में समानता होगी, ठीक है। तो ये कितना मत मूल्य है जो है, ये जितने विधानसभा सदस्य हैं जो है, ठीक है, ये जो है बराबर है समस्त संसद सदस्यों के मत मूल्य की, तभी तो समानता हो रही है। मतलब विधानसभा का जितना मत मूल्य है टोटल और जितने संसद सदस्य हैं जो है दोनों बराबर रहेंगे, इसलिए कह रहा है विधानसभाओं में और जो है राज्यों, ये संसद में और राज्यों के कैलकुलेशन में समानता रहेगी। सर जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में वरीयता दी जाती है, अभी रुक जाइए वो सब बातें, अभी आप आगे चल रहे हैं, अभी तो फार्मूला समझिए ना, आप बहुत आगे चल रहे हैं। ये समझ में आया कि नहीं? जैसे मान लीजिए जो है समस्त राज्यों का जो है, समस्त राज्यों का जोड़ लेते जो है 10 लाख वोटिंग वैल्यू है, ठीक है। तो संसद के सदस्यों का भी यही वोट वैल्यू रहेगा 10 लाख, मतलब समानता हो गई कि नहीं। टोटल राज्यों में और संघ में संसद जो है पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है ना, तो पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो पूरे देश का जितना मत मूल्य है जो है वही संसद का भी मत मूल्य होगा, संसद सदस्यों का। तो एक सदस्य का मत मूल्य निकालने के लिए पूरे देश का जितना मत मूल्य है उसमें संसद के निर्वाचित सदस्यों से भाग दे दीजिए, सिंपल से गणित है कि नहीं समझ में आ रहा है? आ गया ना, बहुत सिंपल आ गया, थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। तो संसद के एक मेंबर का आ गया ना वोटिंग वैल्यू जो है, और इससे विधायक के एक मेंबर का आया जो है, एक विधायक का, तो टोटल जो है जोड़ लिया, टोटल कितना वोट है राष्ट्रपति ने, कितना वोट पड़ेंगे वोट वैल्यू, तो आप जो है ये पूरा वोट वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, मतलब जितना विधानसभाएं हैं और जितना संसद सदस्यों का टोटल मत मूल्य आता है उसको जोड़ लीजिए, तो टोटल वोटिंग जो है बास्केट में कितना है ये मालूम हो जाएगा कि नहीं, वोट वैल्यू मालूम हो जाएगा ना। विधायक का तो हम जान ही लिए हैं पूरे देश का जो है, और एक संसद सदस्य का भी जान लिए हैं जो है, तो 545 संसद सदस्यों को इसमें गुणा कर दीजिए जो आ रहा है, तो पूरे संसद सदस्यों का मत मूल्य मालूम हो जाएगा कि नहीं है। तो हमारे पास जो है टोटल मत, मतलब राष्ट्रपति के लिए जो है जो मतदान होने जा रहा है, वोटिंग वैल्यू मिल गई कि नहीं है, वोट वैल्यू कितनी मिल गई तो मालूम हो गया हमें जो है, ठीक। मान लीजिए वोट वैल्यू आया 10 लाख, टोटल सब जोड़ने पर जो वैल्यू निकली वो सब विधायकों का और सारे सांसदों का जो है वोट वैल्यू कितना आया, 10 लाख जो है वैल्यू है, ये 10 लाख पॉइंट मान लीजिए आया, इस तरीके से कैलकुलेट किया गया।
प्रणाली में जो है सामान्य बहुमत नहीं रहता है, हैं? मतलब जो रथ में आगे हो जो है वही निर्वाचित हो जाए, चाहे उसको 20% ही वोट मिला, हैं? मान लीजिए 100 वोट हैं, समानता तथा कुल मत। कितने मेंबर खड़े हैं विधायक के लिए? 1 2 3 4 5 6 हैं? 6 प्रत्याशी जो है बस्ती सदर से लड़ रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आपके जो है 100 वोट है, तो इनको 30 वोट मिला है, इनको 20 वोट, इनको 15, इनको 15, इनको 10, इनको 10, तो कौन जीत जाएगा? 30 वाला जीत जाएगा। लेकिन इसका बहुमत कितना होता है? 100 का जो है बहुमत 51, ठीक है, 51 होता है। तो इसका मतलब जो है 100 की जनसंख्या है जो है तीसरी इसको पसंद कर रहे हैं जो है, और 70 इसे पसंद नहीं कर रहे हैं जो है, 70 नहीं पसंद कर रहे हैं, और पसंद कितना कर रहे हैं? 30। तो ना पसंद करने वालों की संख्या अधिक है ना, फिर भी ये महोदय विधायक बनेंगे, हैं? बनेंगे ना विधायक, सबसे अधिक वोट पाए, भले जो है अधिक लोग ना पसंद कर रहे हैं, बहुमत नहीं है। तो ऐसी प्रणाली जो है राष्ट्रपति के चुनाव में लागू नहीं होती है कि इस तरीके से राष्ट्रपति महोदय खड़े हो 30 वोट पा करके वो विजयी हो जाएंगे, व्यवस्था नहीं है। हमारा राष्ट्रपति जो है राष्ट्र का प्रमुख होता है, राष्ट्र का जो है प्रतिनिधित्व करता है, एक मर्यादित पोस्ट है, तो उसकी मर्यादा बनाए रखने के लिए जो है एक कोटा निर्धारित किया गया है कि इतने मत जो है मिलने हैं, ठीक। तो वो कोटा कैसे निकाला जाता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व में। इसी तरीके से राज्यसभा का भी जो है इलेक्शन होता है, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से कोटा। ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व का फार्मूला है कोटा निकालने का, ठीक है। कुल जितना मत मूल्य है हमें जो है 10 लाख मत मूल्य प्राप्त हुआ है निकालने के बाद, मतलब विधायक सांसदों का जो है सबका वोटिंग वैल्यू मान लीजिए 10 लाख, एक ही एग्जाम्पल है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एक्चुअली जो है ये थोड़ा टेक्निकल चीज है। जैसे मान लीजिए तमिलनाडु है, ठीक है, वहां पर जो है 70 विधानसभा सीट है, 70 मान लीजिए जो है 200 विधानसभा सीट है, ठीक, MLA के लिए है। तो 200 निर्वाचन क्षेत्र हो गए, 200 जो है निर्वाचन क्षेत्र हुए कि नहीं? 200 70% हिंदू आबादी है, ठीक, और 30% मुस्लिम आबादी है, ठीक। और मान लीजिए कुछ ऐसा है कि जितने 200 मेंबर्स हैं, ठीक है, 200 मेंबर्स में से जो है आपका 195 पर जो है हिंदू जनसंख्या की 60 से ऊपर मान लीजिए, 60% से ऊपर, 60% से ऊपर, 60% से ऊपर, 60% से ऊपर, और 40 में अन्य है, मुस्लिम प्लस
अन्य जो है ईसाई क्रिश्चियन पार्टी है बहुत ये सब है, ठीक है। तो मान लीजिए ऐसा इलेक्शन हो रहा है कि धर्म के आधार पर इलेक्शन हो गया, जो है धर्म के नारे लगे हुए और सब लोग पोलाइट हो गए धार्मिक पार्टियों के प्रति जो है। तो जो हिंदू वाली पार्टी है वो कितने स्थानों से जीत जाएगी? 195 स्थानों से वो जीत जाएगी। 195 सीट मिल जाएगी कि नहीं, क्योंकि 60% हिंदू जो है 195 विधानसभाओं में है। तो हिंदू एक तरफा वोट दे दिए जो है अपनी पार्टी को, हिंदू वाली पार्टी को, तो 195 जो है हिंदू मेंबर निर्वाचित हो गए। अब 5 बचे जो है, मान लीजिए यहाँ मुस्लिम अधिक हैं जो है, तो 5 मेंबर इनके को लाइट में 5 सीट इनको मिल पाएगी कि नहीं? 5 सीट इनको मिल जाएगी, हिंदू लोग यहाँ कम जनसंख्या में है। तो आपका फिगर कितना हुआ? 200 में से जो है 5 सीटें जो है मुसलमानों को मिल रही हैं, जबकि उनकी जनसंख्या कितनी है प्रदेश में? 30% जनसंख्या है। तो 30% के हिसाब से जो है यह देखा जाए तो इन्हें 60 सीटें मिलनी चाहिए। 30% है तो 100 में 30, 100 में जनसंख्या के अनुसार यह सीटों को बंटवारा हो है। तो 100 सीटों 30% है तो 100 सीट है तो 30 मिलनी चाहिए विधानसभा सीटें, और 200 सीटें हैं तो 60 मिलनी चाहिए कि नहीं? तभी तो न्याय होगा जो है, तभी तो इनका जो है मतलब एक्चुअल प्रतिनिधित्व हो पाएगा ना। लेकिन जब इस तरीके से जो है वोट पड़ता है कि जो सबसे बड़ी पार्टी जो मतलब जिसका वोट सबसे अधिक हो जो है वही जीतेगा, तो इसमें इनका जो है लाश हो जाएगा हो जाएगा कि नहीं लाश हो जाएगा? कहाँ इनको प्रतिनिधित्व मिल रहा है जनसंख्या के अनुसार जो है भाई, जब कम वोट पा करके ही जो है जीत गया हो जो है, तो इनकी तो जनसंख्या 60% है यहाँ पर, तो इनका मेंबर जीत जाएगा जो है, वो केवल 5 सीट पर जो है जीत पाएंगे, भले वो 30% देश में रहे जो है, लेकिन उनकी सीटें जो है केवल 5 सीटें मिलेंगी जो है, जबकि मिलनी चाहिए एक्चुअली यदि जो है जनसंख्या के अनुपात में देखा जाए तो 60% मिलनी चाहिए। तो बहुत सारे जगह पर जो है इलेक्शन इस सिस्टम से होते हैं जो है, मतलब सभी वर्गों का को प्रतिनिधित्व देने के लिए जो है, मतलब मुसलमानों के भी जितनी जनसंख्या है उतना उनके प्रतिनिधि निर्वाचित होकर के आ जाए, जितना जो है सिख हैं उतना प्रतिनिधित्व उनको भी मिल जाए जो है, सबको प्रतिनिधित्व। इसीलिए आनुपातिक ये लिखा गया है शब्दावली, मतलब जनसंख्या के अनुपात में जो है प्रतिनिधित्व हो, ठीक। तो इसमें कोटा निकाला जाता है, निर्वाचन कोटा। एक इसमें जो है सूची प्रणाली होती है आनुपातिक की जो है, और एक एकल संक्रमणीय होती है। सूची प्रणाली में क्या होती है जो है प्रत्याशी नहीं लड़ता है, वहां पर जो है पार्टी लड़ती है, पार्टी लड़ती है। जैसे मतलब यहाँ इलेक्शन हुआ जो है, तो मतलब प्रतिनिधित्व देने की बात है, तो जो इस तरीके से इलेक्शन MP का होता है, MLA का होता है हमारे यहाँ, तो उसमें प्रतिनिधित्व तो नहीं मिल पाएगा, ठीक है। जिस वर्ग या जाति का वोट ज्यादा रहेगा वही जो है जीत जाएगा, तो जो अल्पसंख्यक हैं उनका प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है। तो इसकी 2 प्रणालियां हैं, एक जो है एकल संक्रमणीय है और एक सूची पद्धति है। सूची पद्धति में क्या होता है, अब जैसे सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन हो रहा है, तो हिंदू वाली पार्टी है जो है वो अपने एक लिस्ट जारी करती है, अपनी एक लिस्ट जारी करेगी। जैसे 100 सीटों पर इलेक्शन हो रहा है या 400 सीटों पर इलेक्शन हो रहा है, तो अपने 400 मेंबर की एक लिस्ट जारी करेगी। हमारे हम खड़ा करते हैं 400 प्रत्याशी ये है, और मान लीजिए कोई मुस्लिम वाली पार्टी है, मान लीजिए ओवैसी की पार्टी है, ठीक है। तो ओवैसी की भी पार्टी जो है 400 की लिस्ट जारी करेगी। ऐसे सिख की पार्टी है जो है, सिख की भी पार्टी जो है 400 की लिस्ट जारी करेगी अपने जो है मेंबर के लिए, ठीक। तो आदमी मतलब हम लोग किसको वोट देंगे जो है, सूची को वोट देते हैं, ठीक है, सूची को वोट देते हैं। ये मतलब हमारा वोट जो है मान लीजिए इस पार्टी को गया, जो हिंदू वाली पार्टी है, आपका जो है वोट इस पार्टी को गया, और तीसरे का वोट जो है जो इस मतलब से बिलोंग करता है वो इस पार्टी को गया, ठीक है। तब अब देख लेते हैं कि कितना परसेंटेज किस पार्टी को गया है। मान लीजिए 70% जो है इस पार्टी को गया है, 20% टोटल वोट का इस पार्टी को गया, और 10% इस पार्टी को गया।
हैं। तो अब 400 में से जो है इनके टोटल नंबर 400 है, 400 में से नंबर 1 2 3 4 5 6 7 70% कितना हो गया? 280 नंबर जो है ये इनके जीत जाते हैं नंबर 1 से, मतलब शुरू करके वरीयता क्रम में, और 280 के बाद लिस्ट में जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो इनको अब देखिए इनके कितने मेंबर जोड़ देंगे? 20% हैं। तो 20% मतलब 80 मेंबर इनको मिल गए कि नहीं हैं? मुस्लिम वादी पार्टी को 80 मेंबर इनको भी मिल गए, इनको भी प्रतिनिधित्व हो गया जो है, और जो बचे इनको भी प्रतिनिधित्व हो गया। तो इस तरीके से हो जाएगा कि नहीं? जितनी जनसंख्या है हिंदूवादी जो जितने हैं वो अपने को दे दिए, मुस्लिम इसको दे दिए, ये इसको दे दिए। तो इस जो है सूची प्रणाली में जो है एक सिस्टम है आनुपातिक प्रतिनिधित्व का और एक एकल संक्रमणीय मत पद्धति है, ठीक है। तो हम लोगों के यहाँ एकल संक्रमणीय सूची प्रणाली का यूज नहीं होता सर, अपने यहाँ नहीं यूज होता है, अपने यहाँ इस प्रणाली का नहीं यूज होता है, लेकिन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है अपने यहाँ जो है। राज्यसभा में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में ये है। कोटा कैसे निर्धारित करते हैं? स्थानों की संख्या, मान लीजिए 10 लाख है कुल मूल्य आया, स्थान जितने, जैसे राज्यसभा के लिए कई स्थान रिक्त होते हैं, 5 स्थान रिक्त हुए राज्यसभा के लिए जो है, तो 5 सीटों के लिए निर्वाचन होता है और इसी पद्धति से होता है। तो सीटों स्थानों की संख्या, तो मान लीजिए राज्यसभा का इलेक्शन है 10 लाख, उसमें हो गए तो 5 + 1 हो जाएगा, ठीक है। जितने स्थान रहेंगे उससे भाग दिया जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति के लिए क्या है? हमारे लिए राष्ट्रपति को हमारा यहाँ एक ही स्थान है ना, राष्ट्रपति का तो एक ही स्थान है, एक ही मेंबर निर्वाचित होगा जो है। तो 10 लाख अपान 1 + 1 2, आधा और आधे से एक अधिक। तो इस तरीके से जितना मत मूल्य है, जितना मत मूल्य इकट्ठा हुआ है जो है, उसके आगे से एक अधिक हो जाता है। लेकिन ये कई स्थान है खाली जो है, तो ये स्थानों की संख्या काउंट की जाती है, +1 किया जाता है, तब उसमें आगे से एक अधिक नहीं हो पाएगा, तब तो दूसरा हो जाएगा, ठीक है। जैसे कुल जैसे 4 मेंबर निर्वाचित होने हैं, तो 100 वोट को जो है चारों में तो डिवाइड करना है, तो आगे से एक अधिक कैसे एक प्राप्त कर लेगा है? जब एक ही मेंबर है तो आगे से एक अधिक बहुमत हो जाएगा। मान लीजिए 4 मेंबर होते हैं तो 10 लाख है, 10 लाख अपान 4 + 5 तो 4 लाख, ये 2 लाख हुआ कि नहीं? अरे 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 2 लाख + 1 तो 2 लाख 10 लाख में से 2 लाख + 1 मत जो है प्राप्त जो मेंबर कर लेगा वो विजयी होगा। तो इस तरीके से कई मेंबर प्राप्त करते हैं वो जो है, ये 5 लाख प्राप्त होगा तब कहाँ जो है 5 तक तो 2 ही मेंबर निर्वाचित हो सकते थे, 5 दूनी 10, लेकिन यहाँ निर्वाचित होना है 4 मेंबर जो है। इसलिए ये फार्मूला समझ में आया कि नहीं? कोई कंफ्यूजन आ गया ना? तो ना भी आया हो तो कोई बात नहीं है, ये नहीं आएगा जो है, ठीक है। ये आएगा तो मेंस में आ सकता है, वो है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। प्रीलिम्स में बस इतना ही जाने देखिए, एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ये मत मूल्य निकल गया, कोटा निकल गया, वोटिंग कैसे होती है? 4 मेंबर खड़े हैं राष्ट्रपति के लिए, 1 2 3 4, प्रत्याशी 4 है। अपने यहाँ जो है वोट कितना मिलना है? आधे से एक अधिक, निकल आया ना फार्मूला, तो आधे से एक अधिक मिलना है जो है मत। आप डालेंगे वोट जो है, आप डालने जाएंगे जो है राष्ट्रपति के लिए, मान लीजिए आप विधायक हैं, ठीक है, आप डालने जा रहे हैं, तो प्रथम वरीयता, द्वितीय वरीयता, तृतीय वरीयता और चौथी वरीयता 4 लोग हैं। तो आप ये डालेंगे, इसमें जो है क्रम लिखेंगे, मतलब हमारी प्रथम वरीयता का वोट इसको जाता है, ए को, ठीक, ABCD। प्रथम वरीयता का वोट हमारी पहली पसंद ये है, ठीक है। उसके बाद जो है आप दूसरे बैठक करेंगे कि मान लीजिए ये प्रत्याशी नहीं जीतता है जो है, तो हमारी दूसरी पसंद कौन है? वो है C है मान लीजिए, ठीक है।
हमारे मान लीजिए नहीं जीतते हैं, हमने इनको वोट दिया, हमारी पार्टी पसंद आए और ये जो है जीतते नहीं है अल्टीमेटली, तो हमारा वोट जो है किसे दे दिया जाए, डील को दे दिया जाए, हमारी दूसरी पसंद ये है। और मान लीजिए दूसरा भी हमारा नहीं पसंद का जो है जीत पा रहा है जो है, तो हमारी तीसरी पसंद जो है ये है, तीसरी पसंद, ठीक है, इनको जो है जिताया जाए। अगर ये भी नहीं जीत रहे हैं तीनों जो है, हमारी पहली दूसरी तीसरी पसंद नहीं जीत रहा है, तो चौथी पसंद हमारी ये है, इनको वोट दे दिया जाए। तो इस तरीके से वोट देते हैं। अब बात आई काउंटिंग की, काउंटिंग की जटिल होता है इसका जो है, तो वोट बढ़ गया, समझ रहे हैं ना, हर मेंबर इस तरीके से वोट दिया जो है, वरीयता अपना डिसाइड कर लिया, पहली वरीयता हमारी, दूसरी वरीयता, तीसरी वरीयता और चौथी वरीयता, पहला पसंद, दूसरा पसंद, तीसरा, चौथा पसंद। अब काउंटिंग इसकी जटिल होती है जो है, क्योंकि इतना वोट आपको प्राप्त करना है 10 लाख को, 10 लाख मतलब 5 लाख प्लस 1 ये निकाला गया है, क्योंकि हमारे यहाँ एक ही जो है मतलब स्थान है, तो 2 से भाग हो गया जो है 10 लाख का, 5 लाख प्लस 1, 5 लाख प्लस 1 ये कोटा मिलना ही मिलना है जो है। तो मान लीजिए प्रथम वरीयता का वोट की गिनती की गई जो है, प्रथम वरीयता की वोटों की गिनती की गई जो है, इनको मिला है मान लीजिए 100 मत बोले हैं, आसान बनाने के लिए 100 मत मूल्य है, तो 51 में मिलना चाहिए कि नहीं है? तो मान लीजिए इनको मिल गया 40 प्रथम वरीयता का है, 40, 30, 20, 10, इनको जो है 40 लोग प्रथम वाले स्थान दे रहे हैं, इनको जो है 30 लोग, इनको 20 लोग, इनको 10 लोग, तो प्रथम वरीयता का काउंट किया गया प्रथम चक्र का जो है, तब ये महोदय को निकाल दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। प्रथम वरीयता का सबसे कम वोट जो है कौन पाए हैं, ये पाए हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब प्रथम चक्र की गणना हुई, कोई नहीं विजयी हुआ, देखिए जो है बस 51 वोट कोई नहीं पाया है ना, 51 वोट कोई नहीं पाया है, लेकिन 51 वोट जो पाएगा वही विजयी होगा, तो इनको निकाल दिया गया प्रथम वरीयता का जो सबसे कम वोट पाएगा, ठीक। अब इनकी दूसरी पसंद देखेंगे कि जो है कितने व्यक्तियों ने जो है इनकी दूसरी पसंद, मान लीजिए दूसरी पसंद जो है 10 लोग दिए हैं, इनको 10 लोग दिए हैं ना, तो दूसरी पसंद जो है जो इनको दिए हैं 10 लोग जो है, तो इनकी दूसरी पसंद कौन कौन है, तो मान लीजिए जो है इसमें 5 लोग जो है दूसरी पसंद पर इनको दिए हैं 5 लोग। सेकंड पसंद, सेकंड प्रियॉरिटी जो इनकी फर्स्ट दिए हैं, यदि ये नहीं जीत पाते हैं तो हमारा वोट जो है इनको दे दिया जाए, तो ऐसे 5 लोग हैं, तो 5 लोग है जो है ये दूसरी पसंद वाले हैं, मतलब ये नहीं, ये तो अब बाहर निकल रहे हैं, तो बाहर निकाला जा रहा है, तो जो इनके वोट दिए हैं मेंबर वो कह रहे हैं कि हमारा अगर ये नहीं जीत रहे हैं तो हमारी दूसरी पसंद को ये रहेंगे, 5 लोग जो है इसमें से कहते हैं ये रहेंगे 10 में से, और जो है 3 लोग इनको कहते हैं दूसरी पसंद है, तो चलिए भाई आपको दूसरी पसंद को इनमें जोड़ दिया जा रहा है, अब ये दूसरे चक्र की गणना हो गई, तो इसमें 45 हो गए है, और इसमें 6 हो गए, इसमें 21 हो गए, इसमें 11 हो गए। अब देखिए अब भी नहीं आ रहा है, तो ये प्रक्रम आगे चलता रहता है। अब देखिए जो है इनकी तीसरी पसंद देखते हैं, इनकी तीसरी पसंद देखते हैं, और ABC की जो है दूसरी पसंद देखते हैं। तो इस तरीके से जब तक जो है वोट ट्रांसफर होता रहता है, काउंट एक ही वोट हो रहा है आपका जो है, ठीक है, एक ही वोट, मतलब जैसे आपका पहला वोट यहाँ नहीं काउंट हुआ, पहले चक्र में आपका 10 वोट काउंट हुआ था जो है, तो ये नहीं कि 4 प्रायोरिटी दिए हैं 4 वोट काउंट हो रहा है, पहले चक्र में जो है 10 ही काउंट हुआ ना, और दूसरे चक्र में आपका जो है यही 10 काउंट हुआ, जो दूसरे प्रायोरिटी है जो है यही 10 काउंट हुआ जो है, तो एकल संक्रमणीय मतलब काउंट एक ही वोट होगा जो है, और वो संक्रमणीय होगा, संक्रमणीय मतलब ट्रांसफरेबल है, हस्तांतरित, मतलब एक नहीं जीत रहा है जो है, तो ये वोट जो है दूसरे को
स्थानांतरित कर दिया जाएगा। तो एकल संक्रमणीय जो है मतदान पद्धति जो है और एक एकल असंक्रमणीय पद्धति है वो दूसरा निर्वाचन मतलब दूसरी पद्धति है, अपने यहाँ वो नहीं लागू होता है। तो इस तरीके से तीसरी वरीयता फिर चौथी वरीयता का भी ट्रांसफर होगा, यदि कोटा नहीं मिलेगा। तो एक फार्मूला है, मतलब जब तक कोटा नहीं प्राप्त होगा तब तक प्रथम चक्र की गणना द्वितीय चक्र की, तृतीय चक्र की, चौथे चक्र की होती रहती है और इस तरीके से वो जो है ट्रांसफर होते रहते हैं जब तक कोटा नहीं मिल जाता है। तो इससे ज़्यादा और समझने की आवश्यकता नहीं है, बस एक समझ जाइए कि क्या सिस्टम होता है, समझ में आ गया। तो कोटा मिल जाएगा तो मतलब 5 लाख प्लस वोट जो है वो निर्वाचित हो जाएगा। तो ये कोटा सिस्टम होता है। और सबसे अधिक जो है आज तक अपने राष्ट्रपतियों में 2 बार राष्ट्रपति कौन रहा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और 2 बार कोई नहीं रहा है। लेकिन पुनर्निर्वाचित हो सकता है कई बार जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन मतलब एक ही व्यक्ति लड़ सकता है, विजयी को तो बन सकता है, वो लिमिट नहीं है। लेकिन अमेरिका में जो है 2 बार से अधिक पहले था कई बार बन सकते हैं, पहले था ये सिस्टम की कई बार बन सकते हैं, लेकिन अपने यहाँ बैन नहीं है। लेकिन फिर भी जो है राजेंद्र प्रसाद के अलावा कोई भी जो है दोबारा नहीं बना है। तो अमेरिका में एक राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट जो है बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे, बहुत अच्छे कार्य किए थे, जो है उनकी नीतियाँ बहुत अच्छी थी। तो 5-6 बार लगातार जो है राष्ट्रपति बनते, ठीक है। तो इसीलिए मतलब आया नियम कि 2 बार से अधिक जो है बाद में लागू हो गया कि कोई जो है प्रत्याशी नहीं बन सकता है, मतलब 2 से अधिक बार जो है राष्ट्रपति नहीं हो सकता है। लेकिन आप अपने यहाँ अभी छूट है जो है, क्योंकि अपने यहाँ एक परंपरा से ही स्थापित हो गई है जो है कि एक ही बार जो है राष्ट्रपति होता है। एक समझ लीजिए वो लिखित रूप में हो गया है, परंपरा ऐसा सिस्टम बन गया है। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे बहुत ही विद्वान पर्सनालिटी थे जो है, तो उनमें जो है जवाहरलाल में पट्टी नहीं थी जो है, मतलब जवाहरलाल ये कभी नहीं चाहते थे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है राष्ट्रपति बने, लेकिन बन गए। बहुत सारे संविधान से राष्ट्रपति जो है कब चयनित हुए थे? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, ठीक है। उसी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है भारत का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया और उसी में ये हुआ कि संविधान सभा को भंग किया जाता है और अब ये संविधान सभा संसद का रूप कार्य करेगी, जो है अंतरिम संसद के रूप में कार्य करेगी जब तक संसद का इलेक्शन नहीं हो जाता। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को जब हुई तो उसी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा ने जो है भारत का राष्ट्रपति जो है निर्वाचित किया, ठीक है। तो संविधान सभा के मेंबर इनको चाहते थे जो है, तो जवाहरलाल नेहरू के चाहने पर नहीं हो जाएगा ना। तो तकरार चलती रही जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और नेहरू जी में। एक था सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार, पहले सोमनाथ मंदिर लूट किया गया था, महमूद गजनवी ने लूट किया था, उसका पूरा पुनरुद्धार हुआ जो है आज़ादी के बाद जो है। तो जब पुनरुद्धार समारोह हो रहा था तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है पार्टिसिपेट किए थे, गए थे जो है, और नेहरू इसे नहीं चाहते थे। नेहरू तो धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष जो है प्रोग्रेसिव डिमांड के जो है, लेकिन ये परंपरावादी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो वहाँ भी गए थे और कई ऐसी घटनाएं थी जो है जिसको नेहरू नहीं चाहते थे, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसको किए, ठीक है। अब जब दोबारा इलेक्शन हुआ संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को बना दिया था, है, लेकिन इलेक्शन हुआ था 1952 में, राष्ट्रपति का जो है प्रथम इलेक्शन हुआ था 1952 में। तो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है राष्ट्रपति जो है निर्वाचित हुए, ठीक। उसके बाद 57 में इलेक्शन हुआ, 57 में इलेक्शन हुआ। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कतई नहीं चाहते थे कि जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फिर खड़े हो, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खड़े हो गए, प्रधानमंत्री डॉक्टर जवाहरलाल, और सर्वाधिक मतों से 99.3% वोट से जो है ये विजयी हुए। समझ लीजिए कितने जो है बहुमत से विजयी, और अपना आज तक कोई राष्ट्रपति इतने भारी बहुमत से विजयी नहीं हुआ। केवल जो है नीलम संजीव रेड्डी जो है वो
इतना महत्वाकांक्षी जवाहरलाल नेहरू इनका विरोध करते रहे थे जो है, ठीक है। तो यहाँ पर अंतरात्मा की आवाज़ से वोटिंग हुई थी, जो पार्टी वोटिंग नहीं की थी पार्टी की तरीके से। तो फिर जब तीसरा इलेक्शन आया तो प्रधानमंत्री जो है नेहरू ये नियम बनाने वाले थे, बिल लाने वाले थे कि ये नियम बना दिया जाए कि जो है 2 बार से अधिक कोई प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ना रह पाए, ठीक है, केवल इन्हीं के नाम कि हो सकता है कि तीसरी बार भी जो है राष्ट्रपति बन जाए जब इतना भारी बहुमत मिला है, इतना जनता इन्हें पसंद कर रही है। तो इन्होंने मतलब इन तक खबर आई तो कहीं कि नहीं भाई रहने दो, अब हम तीसरी बार जो है इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, जो है ऐसी नियम कानून बनाने की आवश्यकता कोई नहीं है। सर अगर होता तो जीत जाते, उम्मीद तो थी कि जीत जाते, जीत जाते ही, अच्छे प्रधानमंत्री थे, सम्माननीय योग्य व्यक्ति है, तो नहीं लाया गया और यही परंपरा चल गई कि 2 बार ये जीते और मतलब नहीं जीते कोई, एक ही बार की परंपरा रही। तो ये था सारा सिस्टम राष्ट्रपति निर्वाचन का। कोटा समझ ही गए, एक जमानत राष्ट्र होती है। हाँ ये है, पहले ये था कि राष्ट्रपति कोई भी खड़ा हो सकता था, जो है कोई भी खड़ा हो जाता था, अभी कोई भी खड़ा हो जाता है। भारत का नागरिक को आयु 35 वर्ष हो जो है और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, मतलब लोकसभा में जो है जितना 25 वर्ष है वो आयु पूरी करता हो, कुछ नहीं तो कोई भी पर्चा दाखिला कर दे। तो बहुत सारे लोग जो है मतलब जो गंभीर नहीं होते थे, नाम के लिए जो है पर्चा दाखिला कर देते थे कि राष्ट्रपति का इलेक्शन हम लड़ रहे हैं। ऐसा कब हुआ था? एक लोग थे जो है, नाम सुने हैं कि नहीं, काका जोगिंदर सिंह धरती पकड़। काका आप सर्च करिएगा गूगल में, काका जोगिंदर सिंह धरती पकड़ जो है वो लगभग 1500 इलेक्शन लड़ चुके हैं। सबसे ज़्यादा दुनिया में सबसे अधिक इलेक्शन जो है लड़ने का मतलब रिकॉर्ड काका जोगिंदर सिंह के गिनीज बुक में है जो है। क्या लगता था? कुछ नहीं, जो है एमपी का जो है दाखिला कर देते थे, एमएलए का पर्चा दाखिला कर देते थे, यहाँ तक कि राष्ट्रपति का भी इलेक्शन कई बार वो लड़ दिए जो है। और एकदम साधारण से व्यक्ति, कहीं कुछ नहीं, हाँ कि हम राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ रहे हैं जो है इसमें। तो बाद में ये व्यवस्था कर दी गई जो है कि आज हम प्रत्याशी ना आए जो है तो 50 आपका जो 51,000 रुपये का हो गया ये है इलेक्शन कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज जो निर्वाचक मंडल है, ठीक है, उसमें से 50 सदस्य आपको प्रस्ताव करें आपका नाम, ठीक है, और 50 लोग जो हैं अनुमोदन करें प्रस्ताव। चाहे जो है संसद के 50 मेंबर ले लीजिए, 50-50 100 हो गए ना, है, और चाहे विधानसभा के 50-50 मेंबर ले लीजिए। 50 मेंबर इस कॉलेज के, जो कॉलेज का जो है इलेक्शन का कॉलेज, मतलब संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, उसमें से 50 मेंबर आपके प्रस्तावक होने चाहिए और 50 मेंबर अनुमोदक होने चाहिए। मतलब 100 लोगों का समर्थन पहले ही आप दिखाइए कि हमें जो है इनका समर्थन प्राप्त है, जो समर्थन करेंगे वही प्रस्तावक अनुमोदक हैं जो इनको चाहते हैं। तो ऐसा हो पाएगा साधारण व्यक्ति के लिए है कि 50 विधायक उसकी तरफ हो जाए या 100 MP उसकी तरफ हो जाए। और पहले जमानत राज जो है 2,500 बाद में जो है इसी के लिए 15,000 जमानत राज कर दी गई। जमानत राज 15,000 और ये 50 प्रस्तावक होने चाहिए, 50 जो है अनुमोदक होने चाहिए। मतलब जो खेल में खिलवाड़ करते थे उनको बाहर करने के लिए। अब खिलवाड़ कर रहे हैं लेकिन वोटिंग तो इसी हिसाब से होगी जो है, वो भी शामिल हो जाएंगे, तो जटिलता और बढ़ जाएगी जो है कि अब जैसे 3 लोग खड़े हैं तो 3 ही प्रियॉरिटी होगा। अब 25 लोग खड़े हैं तो 25 बार प्रियॉरिटी देनी पड़ेगी ना। और सब जो है जब तक कोटा नहीं प्राप्त होगा तब तक 25 तक आपको कितना पड़ेगा 25 चक्र तक। तो गंभीर मतलब ऐसे जो गंभीर प्रत्याशी नहीं है उनको बाहर करने के लिए ये सिस्टम अपनाया गया। 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक और ये जमानत राशि। जमानत राशि क्या होती है? मतलब अगर कोई भी चुनाव अब में अगर नाम दे रहा है तो उसको पहले 15,000 रुपये जमा करना पड़ता है, और अगर मान लीजिए वो जीत जाते हैं तो उनसे धनराशि वापस नहीं करनी पड़ती, लेकिन अगर हार जाते हैं तो धनराशि मतलब उनको। तो मान लीजिए 10 लोग खड़े हैं, 32 सदस्य जो है एमएलए के लिए तो बहुत ज़्यादा लोग खड़े हैं ना, तो 10 लोग खड़े हैं तो केवल एक जीते तो है, एक है जो है तो
चाहिए, न्यूनतम 10 वोट मिलना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से ये पूरे जो है विधानसभा के जो है वो 4 लाख है, तो 4 लाख पूरे 1/6 ये जितना आता है वो है कम से कम उतना वोट मिलना चाहिए। यदि आप जो है उतना नहीं मिला है और आप झूठे खड़े हो गए हैं, तो इसका मतलब झूठे खड़े हो गए हैं, इतने लोग भी आपका समर्थन नहीं कर रहे, खिलवाड़ किए हैं आप जो है, तो जमानत राशि जो है जब्त कर ली जाती है। तो चाहे जो इलेक्शन हो, MP MLA जो है प्रधान ब्लॉक प्रमुख चाहे जो हो, वो यही सिस्टम है। जमानत जो है टोटल वोटिंग का 1/6 होता है और सब में अलग अलग जमानत राशि होती है। अपने राजपथ में जो है 15,000 जमानत राशि जो है, और ये वोटिंग वैल्यू जो है सब में 1/6 होती है। तो जितना वोट पड़ा है, अब जैसे राजपथ में 10 लाख था वोट वैल्यू जो है, तो 10 लाख का 1/6 है, कई सीटें होती जो है, कई लोग लड़ते। यदि किसी को 1/6 नहीं मिल रहा है तो अपनी जमानत गंवा दी, मतलब उनकी क्रेडिट कुछ भी नहीं है, जो है फालतू के खड़े होते। दूसरी बात जो है निर्वाचन कहाँ पर होता है, राष्ट्रपति का वोट कहाँ पर मिला जाता है। तो जो संसद सदस्य होते हैं वो देश की राजधानी में दे सकते हैं, मतलब नई दिल्ली में दे सकते हैं। ठीक, और जो राज्य विधानसभा के भी मेंबर होते हैं, जैसे केरल विधानसभा, तमिलनाडु विधानसभा, यदि वो नहीं पहुंच पा रहे हैं दिल्ली में, तो अपना वोट जो है राज्य की राजधानी में देंगे। अपने यहाँ के जो है मेंबर्स कहाँ देंगे, MLA लखनऊ में देंगे। और यदि जो है दिल्ली में जो है मतलब देना चाहते हैं जो है वो, तो वहाँ भी दे सकते हैं, और इसकी पूर्व सूचना देनी पड़ेगी निर्वाचन आयोग को। तो ये संसद विधि बनाती है, मतलब राष्ट्रपति के विषय में निर्वाचन के संबंध में जो है विधि विधान बनाने का अधिकार जो है संसद को दिया गया है कि क्या कुछ फेरबदल करना है, मतलब संविधान ने तो ये तय कर दिया है, लेकिन और जो विधि विधान बनाने हैं इससे रिलेटेड जो है उसका जो है डिसीजन अधिकारी कौन है, संसद को अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो संसद जो है राष्ट्रपति को राष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम बनाई है, नियमावली बनाई है, उन सब में ये बातें हैं जो है जमानत राशि कितना जो है, निर्वाचन का स्थान कहाँ रहेगा जो है। ठीक, और फिर निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है कि मतलब कोई रेट डाल दिया कि ये निर्वाचन ठीक ढंग से नहीं हुआ है राष्ट्रपति का जो है, इसमें बेईमानी की गई है या कुछ हुआ है जो है, वोटिंग गणना वैल्यू ठीक से नहीं निकाली है, तो उसका डिसीजन कौन देता है जो है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद या उसकी योग्यता अयोग्यता का डिसीजन कौन देता है, सुप्रीम कोर्ट देता है। वो डिसाइड करता है कि निर्वाचन वैध था या अवैध था। तो मान लीजिए कोई राष्ट्रपति निर्वाचित हो गया है, रीट पड़ गई, आज निर्वाचित हो गया, 10 दिन बाद कार्यभार संभाल लिया जो है, इस समय अपने राष्ट्रपति महोदय जो है 25 जुलाई को ही कार्यभार ग्रहण करते हैं। 25 जुलाई को पूरा हो जाता है, 24 जुलाई को जो है जो वर्तमान राष्ट्रपति होते हैं, और 25 जुलाई को जो है अपना नया राष्ट्रपति जो है शपथ ग्रहण कर लेता है। तो मान लीजिए 25 जुलाई के बाद जो है 30 जुलाई को जो है हितधारक हो गई कि इनका निर्वाचन अवैध है जो है, विवाद है, और आया 3-4 महीने बाद डिसीजन कोर्ट का है, लगेगा टाइम कि नहीं, जैसा कि सामान्यतः लग रहा है, तो 3-4 महीने वो राष्ट्रपति के रूप में बहुत सारे कार्य किए कि नहीं है, बहुत सारे जो है मतलब नियम नियमावली बहुत कार्य किए, बहुत विधेयकों पर हस्ताक्षर किए जो है। तो कोर्ट द्वारा जो है 6 महीने बाद इनका निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया गया है। तो क्या जो 6 अब तो ये अवैध हो गए हैं, तो क्या 6 महीने में जितने भी कार्य किए हैं वो तो अवैध हो जाना चाहिए नियम का, लेकिन अवैध नहीं होता है, वो वैलिड माना जाता है। ये सिस्टम है कि वो कार्य जो है जो इन्होंने किए हैं उससे अब तक वो वैलिड माने जाएंगे, वो विधिमान्य रहेंगे, वो अवैधानिक नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सारे कार्य किए हुए हैं। तो अब उसको जो है जब उसको भी अवैध घोषित किया जाएगा तो सिस्टम पर बहुत व्यापक प्रभाव पड़ जाएगा, बहुत फेरबदल करनी पड़ेगी, तो है बहुत चीज़ें आगे बढ़ गई हैं महीने में, वो सारी क्रियाकलाप तो जो है ये अवैध नहीं माना जाता है। मतलब वो जितने मतलब राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए जितने भी कार्य किए हैं वो सब वैलिड माने जाते। इसके बाद है जो है पुनर्निर्वाचन पदावधि कितनी होती है राष्ट्रपति
सर ये गुप्त मतदान होता है कि खुला मतदान? गुप्त मतदान होता है, अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान। सर खुला मतदान क्या होता है सर? खुला जो मतदान होता है, खुला मतदान जो है राज्यसभा में हो सकता है। सर ये मतलब ये जो हम लोग चुनाव करते हैं MP MLA वाला वो चुनाव क्या होता है, वो भी गुप्त होता है? ये जो हम लोग वोटिंग करते हैं, मैं कर रहा हूँ हम लोगों का तो गुप्त मतदान होता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से होता है ना सर? अप्रत्यक्ष नहीं, प्रत्यक्ष। हम लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं ना MP MLA को, तो ये प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। लेकिन जिसको पब्लिक निर्वाचित कर रही है डायरेक्ट, वो प्रत्यक्ष निर्वाचन है, डायरेक्ट निर्वाचन। जैसे MP MLA की हम लोग वोटिंग करते हैं, प्रधान को वोट देते हैं जो है, तो ये डायरेक्ट निर्वाचन कहा जाता है। लेकिन और सारे निर्वाचन पब्लिक को ही करने चाहिए, लोकतंत्र तो यही है ना कि जनता चुनाव करे जो है। अब राष्ट्रपति खड़े हो गए तो अब जनता फिर चुनाव करे तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाता है। तो ये निश्चित किया गया कि हम जिनको चुने हैं वो राष्ट्रपति को चुन रहे हैं, हम जिनको चुने हैं वो हमारी ही इच्छा के अनुरूप है ना, है हमारी ही इच्छा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ना। अपना वोट हम दे दिए हैं, वोट मतलब अपना मत दे दिए हैं, मतलब हमारी राय क्या है, मतलब वोट से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। मतलब हम ये दे दिए, यहाँ के विधायक कौन है, ये यादव जी जो है महेंद्र यादव को हम अपना ये वोट दे दिए, मतलब अपना अभिमत दे दिए, हमारा प्रतिनिधित्व जो है वो कर रहे हैं। मतलब वो जो है हमारे स्थान पर है, मतलब वो कोई काम कर रहे हैं तो इसका मतलब हम कर रहे हैं काम, यही तो हुआ, हमारे प्रतिनिधि हैं वो। जैसे आप कहीं नहीं जा पाते हैं शादी विवाह बारात में जो है, तो घर के दूसरे को भेज देते हैं कि हमारे प्रतिनिधि रूप में ये जा रहे हैं, मतलब हम ही जा रहे हैं, उनमें खर्च नहीं है। तो इसका मतलब महेंद्र यादव है वो आपकी इच्छा के अनुसार ही कार्य कर रहे हैं। कोई कार्य कर रहे हैं और आपकी इच्छा नहीं है कि आप कहिए कि वो गलत कार्य कर रहे हैं, तो गलत कार्य वो नहीं कर रहे हैं, वो कार्य वो नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। आपने उनको अधिकार दे दिया है, अपना मत दे दिया है वो कार्य करने के लिए, तो चाहे जो उल्टा सीधा कार्य करे जो है वो स्वतंत्र है, जो है वो गलत नहीं कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। समझ में आया है प्रतिनिधित्व देने का मतलब? तो वही मतलब हम लोग जो है इनको इलेक्ट कर रहे हैं, तो हम लोग तो डायरेक्ट नहीं इलेक्ट कर रहे हैं, हमने जो है MP MLA को इलेक्ट किया जो है डायरेक्ट रूप से। अब MP MLA जो है इनको राष्ट्रपति को इलेक्ट कर रहे हैं, तो हम तो डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रतिनिधि इलेक्ट कर रहे हैं ना, तो यही अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है कि हम ही जो है अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित कर रहे हैं। ये मतलब हम ही हुए ना, हमारा वोट लेकर के जीते हुए, हमारा ही प्रतिनिधित्व जो है निर्वाचित कर रहा है, तो हम प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से, तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो राष्ट्रपति इनडायरेक्ट होती है जो है गुप्त रूप से। ठीक, पुनर्निर्वाचन, तो पुनर्निर्वाचन कई बार जो है राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकते हैं। पदावधि क्या है, 5 वर्ष तक, इनकी पदावधि 5 वर्ष तक ये कार्यकाल ग्रहण करने से 5 वर्ष तक रह सकते हैं, या अपना इस्तीफा दे करके, इस्तीफा किसे देते हैं, उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं, या फिर महाभियोग द्वारा हटाए जाते हैं आर्टिकल 61 द्वारा। तो ये 3 प्रोसेस है। और फिर भी जो है राष्ट्रपति तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक कि जो है उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर ले, तो चाहे 5 साल हो जाए चाहे 6 साल हो जाए, जब तक उसका उत्तराधिकारी नहीं आएगा तब तक वो राष्ट्रपति बना रहेगा।